तो सीखा था ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है ना, उसकी एवरेज वैल्यू निकालना सीखा था, IRMS निकालना सीखा था, है ना, इस टाइप के कुछ सवाल किए थे। फिर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट ये कर लिया था। आज उसी में कंटिन्यू करके प्योर इंडक्टिव सर्किट करेंगे। तो तुम बच्चों थोड़ा सा बताइएगा, मैं सवाल आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग बताइएगा। मान लीजिए करंट कुछ इस तरह से दी हुई है, ठीक है, ऐसे कुछ करंट है, मैं इसे आपसे पूछ दूं कि एवरेज वैल्यू ऑफ दिस करंट फॉर वन टाइम पीरियड, तो इसका आंसर कितना करेंगे आप? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर वन टाइम। जीरो, बिल्कुल। करंट का वैल्यू है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, तो एक टाइम पीरियड के लिए करंट का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। सेम करंट के लिए मैं पूछ दूं कि आप एवरेज वैल्यू ऑफ करंट बता दीजिए, पर टाइम पीरियड 0 से लेकर हाफ होगा, मतलब आधे टाइम पीरियड के लिए। सर 2I नॉट बाई पाई, I नॉट बाई पाई, 2I नॉट बाय पाई, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये मेन, आप इसको मेन चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। और फिर बाकी अगर कुछ और फंक्शन आ जाता है तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। ये वैलिड है, कोई भी साइनोसॉइडल हो, कॉस का फंक्शन हो, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा हो, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा हो, आप यही आंसर कीजिएगा। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी IRMS, ठीक है। IRMS होता है रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट कितना होता है बच्चों? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट I नॉट बाई रूट टू, I नॉट बाई रूट टू, ठीक है। तो ये हर ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए वैलिड है या मतलब कुछ कंडीशन है इसमें, मतलब कि हाँ बोलिए बोलिए। साइन के फंक्शन के साथ में वैलिड है जी। साइन के फंक्शन के साथ वैलिड है, मतलब साइन का फंक्शन हो, कॉस का फंक्शन हो, तो आप RMS वैल्यू को पीक वैल्यू डिवाइड बाय रूट टू लिख सकते हैं, ठीक है। तो IRMS हो जाएगा पीक वैल्यू डिवाइड बाय रूट टू, अगर साइन या कॉस का फंक्शन है। सर अगर साइन कॉस का फंक्शन नहीं है, कुछ और रैंडम फंक्शन बना के दे दिया है, तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा उसको, है ना, प्रॉपर बेसिक मेथड से, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई आपके पास प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है और उसको ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा बच्चों, ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऐसे दिखाया जाएगा, ठीक है। डीसी होगा तो डीसी के लिए हम लोग एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन ऐसे दिखाते हैं, इसमें ऑल्टरनेटिंग सोर्स कुछ इस तरह से दिखाते हैं। तो मान लीजिए रजिस्टर कनेक्ट कर दिया है एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से, ठीक है, और जो सोर्स है उसकी इक्वेशन है V नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो करंट फ्लो करेगा, करंट बराबर लिखा जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा बच्चों, इसमें जो फेज का वोल्टेज का जो फेज है और करंट का जो फेज है, इसमें फेज में कुछ जीरो होगा। वेरी गुड, तो जीरो होता है एब्सोल्युटली। तो जो वोल्टेज का फेज होगा वही करंट का फेज लिख देंगे। अच्छा, पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी हो जाएगी बच्चों? पीक वैल्यू ऑफ करंट यहाँ पे, पीक वैल्यू ऑफ करंट V नॉट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई प्योर कैपेसिटर है, ठीक है, और उसको कनेक्ट कर दिया एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से, ऐसे कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया ऑल्टरनेटिंग सोर्स से, और यहाँ पे कैपेसिटेंस लगा है, वोल्टेज हम लोग रख देते हैं V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे सबसे पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी आती? कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। अगर मैं बच्चों ग्राफ प्लॉट करूं XC वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो कैसा दिखेगा ग्राफ XC वर्सेस फ्रीक्वेंसी का? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगा, है ना, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, इसमें आपसे पूछ दूं कि पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना लिखेंगे? पीक वैल्यू ऑफ करंट V नॉट बाई XC, बहुत बढ़िया। अच्छा, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज कितना होता है? फेज डिफरेंस बिटवीन करंट पाई बाई टू, बहुत बढ़िया। कौन लीड करता है, कौन लैग करता है? करंट लीड करती है और पोटेंशियल लैग करता है। हाँ, करंट लीड्स टू वोल्टेज बाय पाई बाय टू, लीड्स टू वोल्टेज बाय पाई बाय टू, ठीक है। अब बच्चों आगे मैं इसी में, जैसे हम लोगों ने प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पढ़ लिया, अब प्योरली इंडक्टिव सर्किट पढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग डाल दीजिए, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अगली हेडिंग डाल दीजिए, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अच्छा बच्चों, एक और अपडेट है, आपका टेस्ट रीशेड्यूल हो गया, आपको पता चला है? इंफॉर्मेशन आई है आपको? 2 फरवरी से आ गया है ना, अपडेट हो गया ना आपके ऐप में? मतलब सर जो 2 फरवरी को होने वाला था वो तो 2 ही होगा ना? नहीं, वो 9 को शिफ्ट हो गया है ना। आपको अपडेट आया है या नहीं आया? अभी नहीं आया सर, अभी नहीं आया सर। रुकिए मैं एक बार ना कंफर्म कर देता हूं, मेरे पास ये नोटिफिकेशन आया था। हाँ, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट 2nd February टेस्ट फॉर द ड्रॉपर बैचेस हैज बीन रीशेड्यूल्ड टू 9th February। द सिलेबस फॉर द टेस्ट विल रिमेन सेम, ठीक है। तो जो आपका 2 फरवरी को टेस्ट था, अब वो रीशेड्यूल होकर 9th को हो गया है, और जो टेस्ट का सिलेबस है वो सेम रहेगा।
मतलब जो फिजिक्स में था वही रहेगा, बॉटनी केमिस्ट्री सब वही रहेगा। आइए प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं थोड़ा सा। हेलो सर। बताइए बेटा। सर एक बार सिलेबस बता दीजिए। किसका, फिजिक्स का? यस सर, सभी ठीक, का। ठीक है मैं बता देता हूं। तो मान लीजिए ये इंडक्टर है, आपने इसको ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दिया इसको, और इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट करने की वजह से इससे करंट कुछ फ्लो कर रही है, ठीक है, और करंट की वैल्यू को मैं लेता हूं आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे करंट की वैल्यू लेते हैं, ठीक है, और इंडक्टेंस एल है, ठीक है। तो देखिए हम निकालना चाहते हैं कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो इस तरह की करंट फ्लो करेगी, वी की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो देखिए जरा, हमें पता है कि जो चूंकि इंडक्टर है तो इंडक्टर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, जितना इंड्यूस्ड वैल्यू आएगी इंडक्टर के अक्रॉस, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि कोई और एलिमेंट तो लगा नहीं है, तो कहीं और पोटेंशियल ड्रॉप होने का चांस नहीं है। जो इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं, ई इंड्यूस्ड बराबर एल डी आई बाई डी टी, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर एल डी आई बाई डी टी। तो एल हमारे पास एज इट इज है, ठीक है, और करंट को डिफरेंशिएट कर देंगे। जब आप करंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो आप लिखेंगे डी डी टी ऑफ करंट यानी आई नॉट साइन ओमेगा टी। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एल आई नॉट बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा कॉस ओमेगा टी और इनटू ओमेगा, ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो चीज लिखी हुई है इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, इसको लिख दूंगा मैं आई नॉट एक तरफ और ओमेगा एल एक तरफ, और कॉस ओमेगा टी को लिख देता हूं साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो यही चीज लिखी हुई है, और आई नॉट को अलग कर दिया, ओमेगा एल को एक साथ लिख दिया। अब देखिए जब वोल्टेज हम लिखते हैं ना, तो वोल्टेज का फॉर्म कुछ ऐसा आता है कि वी नॉट आएगा और ब्रैकेट के अंदर आ गया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। ये डिराइव करके हम लोग निकाल लिया कि ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू होगा और ये वी नॉट होगा। तो वी नॉट की जगह बच्चों यहां पे लिखा हुआ है, वी नॉट की जगह लिखा हुआ है आई नॉट इंटू ओमेगा एल। तो अगर आप ओम्स लॉ को याद करेंगे तो V बराबर आई आर, ठीक है, डेल्टा V इक्वल्स टू आई इंटू आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो रेजिस्टेंस लिखा रहता था उसी जगह ओमेगा एल लिखा हुआ है, तो हम ओमेगा एल को नाम दे देते हैं, इसको आई नॉट रहने देते हैं एज इट इज, ओमेगा एल को नाम दे देता है एक्सएल। एक्सएल कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, और यूनिट इसकी हो जाएगी ओम, क्योंकि जो रेजिस्टेंस की यूनिट होगी वही इसकी हो जाएगी ना, वोल्टेज पर एम्पियर वही ओम, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट सवाल में आपसे पूछ लेगा कि इस गिवन सर्किट के लिए बताइए इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है, तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल एक्सएल, ठीक है। दूसरी चीज बच्चों ध्यान रखना है कि अगर आप देखें तो करंट का फेज और वोल्टेज का फेज, बच्चों आपको दिख रहा होगा अंतर है दोनों में, करंट और वोल्टेज के फेज में, Yes, और sir. कितने का फेज डिफरेंस है बताइए, पाई बाई टू का। पाई बाई टू का, और किसका फेज ज्यादा है, पोटेंशियल का। हाँ बिल्कुल, बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, और इसमें ध्यान रखिएगा वोल्टेज लीड्स टू करंट बाय पाई बाई टू। बच्चों एक और चीज आप लोगों से पूछता हूं, देखिएगा जवाब दीजिएगा थोड़ा सा। अगर मान लीजिए मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो इधर ले लेता हूं एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो थोड़ा सा मदद करिए बच्चों, कैसा दिखेगा ग्राफ। एक्सएल की वैल्यू है ओमेगा एल, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। स्ट्रेट लाइन सर, स्ट्रेट लाइन दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा बिल्कुल। एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है ना, क्योंकि एल और इंडक्टर है तो कांस्टेंट है इंडक्टेंस, फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा, यानी ये कर्व आपका कुछ इस तरह से आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नोट कर लीजिए, फिर इस पे एक सवाल करेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से सवाल बनते हैं, कैसे करते हैं।
वो जो ऊपर मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस लिख दिया है, बॉटनी का और जूलॉजी का मैं बोल दूंगा आप लोग को। बच्चों लिख लीजिएगा तो बताइएगा, सवाल करेंगे फिर इसी पे। बलिया पाठशाला माइक बंद कर लीजिए तो भाई। डन सर। ठीक। बताइए। सर जो सिलेबस अपलोड हुआ है उसमें तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म नहीं दे रखा। मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म नहीं दे रखा है? यस सर। ओके ओके, पर आप प्रिपेयर रहिएगा, ये सिलेबस अपडेट हुआ है ना मेरे पास, मैं फिर भी आपको कंफर्म करके बताता हूँ, ठीक है? अभी मेरे पास ओके फिलहाल सर। के लिए यही सिलेबस है। चलिए बच्चों, एक सवाल लगा रहा हूं, आप बिल्कुल आसान सा है, करिए और मुझे आंसर बताइएगा। बच्चों सबके आंसर आने चाहिए, कुछ भी नहीं है सवाल में। सॉल्व करिए और बताइए आंसर। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है सर। फर्स्ट ऑप्शन, ओके। फर्स्ट ऑप्शन सर। फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। ठीक, तो बच्चों इसमें इन्होंने पूछ दिया कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इन द सर्किट बता दीजिए, तो एक्सएल बराबर फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा हो जाएगा 628, ठीक है 628, और एल का वैल्यू है 5 मिली हेनरी, तो 5 और मिली हेनरी की वजह से 10 के पावर -3 रख देंगे, ठीक है बच्चों। अब इसको 5 को लिख सकते हैं थोड़ा सा, अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो 5 को हम लोग लिख सकते हैं ना 10/2, ठीक है 10 के पावर -3। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये भी सही है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 10/2 लिखने से थोड़ा सा आसानी से दिख जाएगा कि ये 6280 हो जाएगा, और 6 to 8 का आधा होता है 314, और ये 0 और 10 के पावर -3, तो आ जाएगा 3.14, ठीक है। और यूनिट क्या रखना चाहिए बच्चों? एक्सेल का यूनिट ओम, है ना। चलिए इसी में कर लेते हैं थोड़ा सा और डिस्कशन। बच्चों मान लीजिए आपसे सवाल में पूछ दे कि बताइए पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी हो जाएगी। पूरा मत सिंप्लीफाई करिए, केवल आप फ्रैक्शन में रहने दीजिए, मुझे आपको सिंप्लीफाई नहीं कराना है, आप बस फ्रैक्शन में बता दीजिए सर इतनी वैल्यू आएगी पीक वैल्यू ऑफ करंट। कुछ सिंप्लीफाई मत करिए, बस आंसर बता दीजिए कि पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना लिखेंगे आप, आई नॉट की वैल्यू। 260/3.14। हाँ 260/3.14। 260 अपॉन में 3.14, ठीक है। Yes, बिल्कुल sir. ठीक है, इतने एम्पियर पीक वैल्यू ऑफ करंट होगी। बहुत बढ़िया। अच्छा करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बता दीजिए। सर आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। चेक कर रहे थे बस। करंट की वैल्यू बता दीजिए बच्चों, तो करंट का पूरा फंक्शन कैसे लिखेंगे इसमें? जैसे I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो उस टाइप से कैसे लिखेंगे इसको? आई नॉट की वैल्यू तो आप सबने निकाल ली है, 260 डिवाइड बाय 3.14। अब बस हमें साइन, मतलब इसका फेज लिखना है, तो 260/3.14 sin 628t plus pi/2। Six- सर माइनस pi/2। -π/2 करना चाहिए बच्चों, प्लस pi/2 करना चाहिए? माइनस pi/2 सर। माइनस सर। माइनस करना चाहिए, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए जो वोल्टेज का फेज होगा, करंट का फेज उससे 90 डिग्री कम होगा। कारण क्या है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट है, तो 90 डिग्री अगर कम होना पड़ेगा तो 628 में से pi/2 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट का फेज कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। चलिए एक और सवाल करेंगे बच्चों प्योरली इंडक्टिव सर्किट पे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
एक और सवाल करते हैं इस पे, प्योरली इंडक्टिव सर्किट पे, और फिर आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कुछ ऐसा इंडक्टर गिवन है आपके पास, ठीक है, और वोल्टेज की वैल्यू गिवन है 10 साइन 10t प्लस 30 डिग्री। ये वोल्टेज का फेज गिवन है, इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है 10 हेनरी। आप करंट बता दीजिए कितनी होगी, सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही होगी, ये बताना है आपको। करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, तो मतलब पूरा बताना है आपको, पीक वैल्यू बताना और फेज भी बताना है, दोनों चीज बतानी है। बच्चों आंसर आ जाए तो बताइएगा, वेट कर रहा हूं मैं। पीक वैल्यू निकाल लीजिए बच्चों, सबसे पहले तो बताइए पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा। 1/10 आ जाएगा। 1/10 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, पीक वैल्यू निकालने के लिए बच्चों आपको एक्सएल निकालना पड़ेगा, तो एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा इंटू एल। ओमेगा 10 है ना, ये देखिए ओमेगा की वैल्यू 10 है, ओमेगा टी लिखते हैं ना, ओमेगा की वैल्यू 10 है और एल का वैल्यू भी 10 है, तो 10 इंटू 10 100 ओम एक्सएल का वैल्यू आ जाएगा। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट लिखेंगे तो वी नॉट बाई आर, तो वी नॉट की वैल्यू है बच्चों 10 और अपॉन आर यानी एक्सएल यानी 1/10 यानी 0.1 एम्पियर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगी। बहुत बढ़िया। तो अब जब भी करंट लिखते हैं तो हम सबसे पहले पीक वैल्यू लिखते हैं, तो 0.1 पीक वैल्यू लिख देंगे साइन, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या, हाँ 10t माइनस π/3 हो जाएगा, 10t माइनस π/3, 10t ओके माइनस π/3 होगा, ठीक है। देखते हैं तो बच्चों 10t प्लस 30 डिग्री ये तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। ये वोल्टेज का फेज है और करंट हमें पता है इंडक्टर के केस में लैग करती है, करंट लीड करती है कैपेसिटर के केस में, तो इंडक्टर के केस में लैग करेगी, इसमें से π/2 घटाना पड़ेगा, 90 डिग्री घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये आ जाएगा 0.1 साइन 10t माइनस 60 डिग्री, माइनस 60 डिग्री का मतलब हो गया π/3, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। बच्चों पहुंच पाए थे आप यहां तक, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, बताइए। यस सर, आ गया। ठीक, यस सर। कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिएगा। तो अब हम लोगों ने ना देखिए क्या कर लिया है कि इंडिविजुअल पढ़ लिया है कि अगर एसी के साथ रजिस्टर कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इंडक्टर कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, किसमें कितना फेज डिफरेंस है। अब दो दो के कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे और फिर लास्ट में तीनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग डाल दीजिए आरसी सर्किट, अगली हेडिंग डाल दीजिए आरसी सर्किट। देखिए बहुत आसान सा डिस्कशन है, एक बार आप लोग ध्यान से समझ लेंगे तो फिर कभी गड़बड़ नहीं होगी। तो मान लीजिए आरसी सर्किट मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर एक साथ कनेक्ट कर दिया है एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ, ठीक है। तो रेजिस्टर और कैपेसिटर एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया है। ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटेंस सी है और वोल्टेज की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। या एक काम करते हैं, वोल्टेज निकालेंगे बाद में, करंट मान लेते हैं कि इसमें करंट फ्लो करेगी I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इतनी करंट फ्लो कर रही है सर्किट में। तो बच्चों अगर दोनों सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो जो करंट रेजिस्टेंस से फ्लो करेगी उतनी ही करंट कैपेसिटेंस से फ्लो करेगी। अगर आपने सीरीज में कनेक्ट करें जो करंट रेजिस्टेंस से फ्लो करेगी वही करंट कैपेसिटेंस से फ्लो करेगी, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछ दूं कि बताइए वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कितना लिखेंगे आप, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर लिखने के लिए आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इनटू साइन ओमेगा टी लिखेंगे। और सर चूंकि हमने पढ़ा है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में
कि जो करंट का फेज होता है वही वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर का फेज होता है। तो जो करंट का फेज है वही वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का फेज हो जाएगा, और जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस होगी वो हो जाएगा पीक वैल्यू ऑफ करंट इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? ये वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का वैल्यू होगा। ठीक है, किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो किसी लाइन में पूछ लीजिएगा कि क्यों लिख रहे हैं आप ऐसा, मैं समझा दूंगा। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर ऐसा लिखा जाएगा। अगर आप बच्चों समझ गए तो थोड़ा मदद करिए। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लिखने के लिए फिर से मैं ऐसे ही लिखूंगा, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी बताएंगे बच्चों? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इसकी वैल्यू कितनी लिखी जाएगी? कोई वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी नॉट साइन, ओके। और फेज में कुछ अंतर करना चाहेंगे? कैपेसिटर में जो करंट फ्लो करती है और कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसमें π/2 का फेज डिफरेंस है ना। π/2 तो क्या किया जाए फिर बताइए? माइनस -π/2। बहुत बढ़िया, -π/2। minus वैसे बच्चों आप माइनस क्यों कर रहे हैं, प्लस क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? माइनस करने का क्या कारण है? करंट लीड हो रहा है, लीड करती है ना इसके सर। अंदर तो हाँ। वोल्टेज लिया करेगा। बिल्कुल, कैपेसिटर में करंट लीड करती है तो वोल्टेज लिखना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, क्योंकि करंट के फेज में से 90 डिग्री घटाना पड़ेगा, क्योंकि करंट लीड करती है कैपेसिटर के केस में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें वी नॉट की जगह क्या रख देंगे? वी नॉट की जगह वैल्यू आई नॉट एक्स सी। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो ये वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करता हूं फेजर डायग्राम की मदद से। ठीक है सर, ये फेजर डायग्राम क्या होता है? तो फेजर डायग्राम एक ग्राफ होता है जिसमें हम जितने एलिमेंट सर्किट में लगे रहते हैं उन एलिमेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं अभी आपके सामने एक फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग समझिएगा। कोई चीज नहीं समझ में आए, परेशान कर रहे हो तो आप मुझसे पूछिएगा। तो ये फेजर डायग्राम है। ठीक है, तो इसमें वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग वोल्टेज दिखा देते हैं, और तो एक्चुअली तीनों मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में वोल्टेज रहता है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको सॉल्व करके या ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर वी आर, इसका फेज कितना है? तो इसका फेज है ओमेगा टी। ठीक है, तो ओमेगा टी जो होगा फेज, उसको मैं एक्स एक्सिस में ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, तो ओमेगा टी जो फेज होगा उसको एक्स एक्सिस में ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए, ये ओमेगा टी है, ये एक्स एक्सिस में है। ठीक है, ये ओमेगा टी है, ये एक्स एक्सिस में है। ठीक है, ओमेगा टी एक्स एक्सिस में है ना। और ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर है। ठीक है, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी को हम लोग मान लेंगे कि वो एक्स एक्सिस में है। ठीक है, उसके बाद दूसरा बनता है तुम्हारा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हम लोग देख रहे हैं कि ओमेगा टी में से π/2 घट रहा है। ठीक है, जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है वो ओमेगा टी में से π/2 घट रहा है। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर देखिए कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। वोल्टेज अक्रॉस नेगेटिव वाई में होगा, नेगेटिव वाई में होगा, बिल्कुल। ये देखिए, ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगा। सर इसको नेगेटिव वाई एक्सिस में क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? क्योंकि ओमेगा टी को एक्स एक्सिस में मान लिया है, तो एक्स एक्सिस में से π/2 घटना पड़ेगा, तो इसलिए वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ऐसे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं करंट का फेज, तो करंट का फेज है ओमेगा टी। तो अगर आपको करंट ड्रॉ करनी है, ठीक है, वैसे तो हम लोग फेजर में जनरली वोल्टेज ड्रॉ करते हैं, पर अगर करंट ड्रॉ करनी है तो करंट आप वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर में ही ड्रॉ करेंगे। ये करंट का फेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये करंट है, तो करंट का फेज ध्यान रखिएगा, और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का फेज हमेशा सेम होगा क्योंकि दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। करंट कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उससे करंट 90 डिग्री लीड करती है। तो अगर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का फेज ये है तो करंट उससे 90 डिग्री ज्यादा है, तो करंट ये होगा। ठीक है, और करंट जो रजिस्टर से फ्लो करेगी वही कैपेसिटर से फ्लो करेगी, क्योंकि दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब हमसे सवाल में पूछा गया है कि अगर आपको नेट वोल्टेज ड्रॉ करना है, नेट वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी? बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा। तो जब नेट वोल्टेज लिखेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? एक तो लिखना पड़ेगा पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और फिर साइन ऑफ, यहां पे ब्रैकेट के अंदर फेज लिखना पड़ेगा नेट वोल्टेज का। तो कैसे किया जाए नेट वोल्टेज के लिए? तो सबसे पहले बोला गया पीक वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो पीक वैल्यू निकालने के लिए हमने ये बोला कि जब हमें नेट वोल्टेज चाहिए, यानी ये चाहिए, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर के साथ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको नेट वोल्टेज चाहिए तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर जो है उसको वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के साथ जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो नेट वोल्टेज आ जाएगा। पर इनको जोड़ने के लिए भी थोड़ा सा समझिए आप, दोनों का फेज सेम नहीं है। डीसी में क्या होता था, जैसे दो रजिस्टर कनेक्ट होते थे डीसी में, तो जिसका करंट, जैसी करंट इसमें फ्लो करती थी, जो फेज होता था वह इसमें होता था, सिंपल V1 प्लस V2 कर देते थे।
यहां पे वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो सीधा सीधा नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो हमें यहां पे इन दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। तो जरा ध्यान से देखिए, तो पीक वैल्यू ऑफ नेट वोल्टेज वी नॉट, पीक वैल्यू ऑफ नेट वोल्टेज इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का स्क्वायर। तो नेट वोल्टेज का जो पीक वैल्यू होगा वो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो जरा देखिए ध्यान से, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का स्क्वायर, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है आई नॉट इंटू आर, तो ये हो जाएगा आई नॉट इंटू आर का होल स्क्वायर। क्योंकि पीक वैल्यू ऑफ नेट वोल्टेज ले रहे हैं तो इसकी भी पीक वैल्यू लेंगे, इसकी भी पीक वैल्यू लेंगे, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लिखेंगे तो आई नॉट इंटू एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाहर ले लीजिए। ठीक है, आई नॉट स्क्वायर बाहर, रूट के अंदर मतलब ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी होल स्क्वायर, तो आई नॉट बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर बन जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। ठीक है, तो वोल्टेज का जो पीक वैल्यू है दैट इज आई नॉट इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, इसको हम लोग बच्चों इंपीडेंस बोल देते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सएल, कैपेसिटिव सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, ये हो गया रेजिस्टेंस। उस तरह से अगर कोई कॉम्बिनेशन होगा, जैसे आरसी का कॉम्बिनेशन है, आर और एल का कॉम्बिनेशन है, तो उनपे जो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उसको इंपीडेंस बोल देंगे। ठीक है, तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो जाएगा आई नॉट इंटू जेड। ठीक है, इंपीडेंस। ठीक है, जहां पे जेड कहलाएगा इंपीडेंस। बच्चों जेड की यूनिट बता सकते हैं कि आप यूनिट क्या हो जाएगी? ओम्स हो जाएगी सर। ओम हो जाएगी, है ना, क्योंकि वोल्ट पर एम्पियर और वही है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। अभी वैसे हम लोग डिराइव करेंगे, जब इंडक्टर लिखेंगे तो बन जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, देखिए, तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज हम लोगों ने डिराइव कर लिया है, आई नॉट इंटू जेड आएगा। ठीक है, आई आर, तो जेड की आर की जगह जेड होगा इंपीडेंस, और इंपीडेंस की वैल्यू होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं फेज। बच्चों देखिए, नेट वोल्टेज जो होगा वो आपको क्या लगता है किस क्वाड्रेंट में जाएगा नेट वोल्टेज? अगर मैं आप लोगों से ड्रॉ करने के लिए बोलूं कि ये एक वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है, ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, तो आप एक चीज समझ गए होंगे, जो नेट वोल्टेज होगा वो कुछ इस तरह से जाएगा। बोलिए, समझ आ रही है बात? सर यस, यस सर यस। ये नेट वोल्टेज कुछ इस तरह से जाएगा, और ये जो नेट वोल्टेज है, मान लीजिए कुछ फाई एंगल सबटेंड कर रहा है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से फाई लिख देता हूं। ठीक है, अब इस फाई की वैल्यू कैसे निकालें? बच्चों कोई मदद करना चाहेगा? tan फाई कैसे लिखेंगे हम लोग? tan फाई बराबर बताना चाहेंगे बच्चों? tan फाई बराबर सर VC अपॉन VR। बिल्कुल, VR VC अपॉन VR, क्योंकि अपोजिट अपॉन बेस है ना, तो अपोजिट है VC और बेस है VR, तो VC अपॉन VR, VC अपॉन VR। तो VC हो गया आई नॉट XC और VR हो गया आई नॉट इंटू आर, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, XC अपॉन आर, यानी बच्चों tan फाई बराबर आ जाएगा XC अपॉन आर। तो फाई का वैल्यू आ जाएगा, फाई बराबर लिख देंगे tan इनवर्स XC अपॉन आर, ये फाई का वैल्यू आ जाएगा। अब दूसरा सवाल, चलिए फाई आपने निकाल दिया, ये एंगल निकाल दिया, पर अब इस फाई का करेंगे क्या आप? मतलब इसमें ओमेगा टी में जैसे यहां पे लिखेंगे तो साइन ओमेगा टी, इसमें फाई जोड़ेंगे या फाई घटाएंगे? बच्चों क्या करना चाहिए? फाई जोड़ना चाहिए, फाई घटाना चाहिए? तो ध्यान से सुनिए, माइनस करना चाहिए। माइनस करना चाहिए, बिल्कुल सही है। देखिए, हम नेट वोल्टेज का फेज निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने करंट फ्लो कर रही ओमेगा टी, तो देखिए जो वोल्टेज होगा या तो इससे कुछ ज्यादा होगा ओमेगा टी से, या ओमेगा टी से कम होगा, यही चीज होगी। करंट और वोल्टेज में जो फेज का डिफरेंस होगा, या तो कुछ ज्यादा होगा फेज या तो कम होगा, यही दो चीजें हो सकती हैं। तो कैपेसिटिव सर्किट है, ठीक है, तो जो आप यहां पे देखिए, और करंट का फेज आपने ऐसा माना ओमेगा टी, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर ओमेगा टी है, तो उससे 5 डिग्री कम है नेट वोल्टेज, तो आपको नेट वोल्टेज जब लिखेंगे तो इसमें फाई घटाना पड़ेगा, और फाई का वैल्यू कितना होगा? XC अपॉन आर। तो कई बार सवाल में आपसे डायरेक्ट पूछ देगा व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, तो XC अपॉन आर। और अगर आपको लिखना पड़ेगा पूरी वैल्यू, तो V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। एक चीज एक तरीके से इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए, जो रजिस्टर है उसकी वजह से कोई भी फेज डिफरेंस नहीं क्रिएट होता करंट और वोल्टेज में। फेज डिफरेंस सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में इसलिए आ रहा है क्योंकि कैपेसिटर कनेक्टेड है, और कैपेसिटर में करंट लीड करती है, वोल्टेज लैग करता है।
इसीलिए जो भी करंट का फेज होगा उसमें से कुछ आपको घटाना पड़ेगा, तब जाके वोल्टेज का फेज आएगा। ठीक है, तो करंट के फेज में से वोल्टेज का फेज आने के लिए आपको कुछ माइनस करना पड़ेगा, और कितना माइनस करना पड़ेगा? XC अपॉन R। ठीक है, सोचिए अगर ये नहीं होता तो XC की वैल्यू आप 0 लिखते, है ना, कुछ XC नहीं है तो फाई 0 हो जाता, यानी यहां पे करंट का फेज और वोल्टेज का फेज सेम रह जाता। ठीक है, अगर R नहीं होता, रेजिस्टेंस नहीं होता, रेजिस्टेंस 0 होता, तो ये वैल्यू 0 रखते तो इनफाइनाइट हो जाता, फाई की वैल्यू 90 डिग्री आ जाती, तो ओमेगा टी माइनस 90 हो जाता। मेरी बात समझ रहे हैं आप सब? तो इसमें देखिए ध्यान क्या रखना है, इंपेडेंस निकालना आपको आना चाहिए पहली चीज, √R² प्लस XC², और फेज डिफरेंस निकालना आना चाहिए। करंट की वैल्यू गिवन हो तो वोल्टेज की वैल्यू लिखना आना चाहिए, वोल्टेज की वैल्यू गिवन हो तो करंट की वैल्यू लिखना आना चाहिए। नोट कर लीजिए, एक प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ में आएगा आपको। डन सर। बच्चों सबने लिख लिया है क्या? अभी नहीं हुआ सर, 10 सेकंड और। लिखिए लिखिए। चलिए बच्चों, लगाऊं सवाल? सर नेक द और बस। सर बताइए। आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही? बारिश? नहीं 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 हो रही। सर यहाँ मथुरा में तो हो रही है। अच्छा, डन सर। कैसे? इसलिए कब बच्चे भी कम आए हैं बहुत। मथुरा में एक बार निगाह मार के देखिए। मथुरा में या ओवरऑल मैं देख रहा हूँ स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम है। ये बच्चों हर बैच में यही स्टोरी हो जाती है, शुरू शुरू में काफ़ी रहता है उत्साह, फिर बल्कि ये जो लास्ट वाले फेज होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत ज़्यादातर आपको इसी में से प्रैक्टिस करना चाहिए, खूब सारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं एक सवाल लेता हूँ बच्चों, पहला सवाल मैं करता हूँ और आप लोगों से पूछता जाऊँगा, अगर आप लोग बताना चाहें तो बता सकते हैं। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर कुछ इस तरह से लगा दिया है, ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ ले लेते हैं हम लोग, लेट्स से 5 ओम ले लेते हैं, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू ले लेते हैं 3 ओम। ठीक है, और यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग, मान लीजिए कुछ करंट फ्लो कर रही है सर्किट में, I बराबर 10 साइन पाई टी प्लस 30 डिग्री। आपसे सवाल में पूछ दिया गया वोल्टेज बता दीजिए।
ठीक है, तो कुछ पार्ट है बच्चों, सवाल में पूछ दिया गया। पहला पार्ट पूछ दिया कि इंपेडेंस ऑफ द सर्किट कितना होगा। दूसरा सवाल आपसे पूछ दिया पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना होगा। तीसरा सवाल आपसे पूछ दिया फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज कितना होगा। फिर ये सब लिख देंगे तो फिर वोल्टेज की वैल्यू लिख देंगे। तो बच्चों थोड़ा आप लोग मदद कीजिए, तो एक एक करके बताइए। सबसे पहले तो इंपेडेंस कितना हो जाएगा इस सर्किट का? √34 सर अंडर रूट 34 आ रहा है। 34 अंडर रूट 34, ठीक है। तो लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट आर का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 और 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 34, बिल्कुल। और यूनिट क्या रख देंगे बच्चों इंपेडेंस के लिए? अंडर रूट 34 क्या? ओम ओम, सर। बिल्कुल। चलिए पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बता दीजिए। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज सो 10 into √34 10 इंटू 10 रूट, इंटू अंडर रूट 34। हाँ, V बराबर आई आर, तो आई नॉट इतना है और इंपेडेंस अंडर रूट 34 है, तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज आएगी 10 अंडर रूट 34, बिल्कुल। फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? बच्चों इसमें ना मुझे थोड़ा सा अच्छा आंसर लाना होता तो यहाँ पे 4 करते तो बेहतर आंसर कर। चलिए कोई नहीं। 5 बराबर tan इनवर्स कितना रख देंगे? सर 53 हो जाएगा। tan inverse 3/5 tan इनवर्स 3/5, ठीक है। इसके लिए 53 नहीं होगा, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे 4 रख देते तो फिर हो जाता, वो 3/4 37 आता है, इसके लिए नहीं आएगा। तो ये 5 की वैल्यू tan इनवर्स 3/5 आ जाएगी। अच्छा, अब वोल्टेज का पूरा वैल्यू बच्चों आप लिखेंगे तो देखिए पूरा वोल्टेज कुछ इस तरह से दिखेगा। V बराबर V नॉट, V नॉट की वैल्यू है 10 अंडर रूट 34, V बराबर V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब मुझे बताइए फेज जोड़ना चाहिए कि फेज घटाना चाहिए, क्या करना चाहिए? प्लस माइनस घटाना चाहिए सर। घटाना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट है वो लीड करती है, वोल्टेज लैग करता है। तो जो करंट का फेज है पाई टी प्लस 30 डिग्री यानी ओमेगा टी, तो ओमेगा टी की जगह मैं पाई टी रख देता हूं, तो पाई टी प्लस 30 डिग्री ये करंट का फेज है। इसमें से फाई को घटाना पड़ेगा तब वोल्टेज का फेज आएगा, क्योंकि कैपेसिटर लगा होगा तो करंट को लीड करवाएगा, तो फिर आपको ये वोल्टेज की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब कुछ सवाल बनेंगे जिसमें इसका एग्जैक्टली उल्टा दिया होगा, है ना, वोल्टेज दिया होगा, करंट कैलकुलेट कराएगा या और भी बाकी चीजें आपसे कैलकुलेशन के लिए बोल सकता है। बच्चों एक चीज अच्छा बताइए कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर की वैल्यू कितनी लिखेंगे इसमें? ये तो नेट वोल्टेज का आ गया। सवाल में मुझसे मान लीजिए पूछ दिया कि बताइए वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कितना होगा, वो कितना लिखेंगे, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा वो कितना लिखेंगे? बता पाएंगे बच्चों? तो 50 होगा, 50 हो जाएगा रेजिस्टर के पास, 2 साइन पाई एंड टी। सेकंड वाला 30 हो जाएगा। ओके, तो देखिए वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर की जो पीक वैल्यू है ना, तो आई आर 50, पीक वैल्यू तो 50 हो जाएगी। और साइन फेज के लिए बच्चों क्या किया जाए फिर? वोल्टेज अक्रॉस पाई टी रजिस्टर प्लस 30 सर यही रहेगा। यही रहेगा, पाई पाई टी प्लस 30 रहेगा। ऐसा क्यों पाई टी प्लस 30 ही क्यों बोल रहे हैं आप? सर क्योंकि इनमें जो है फेज डिफरेंस सेम फेज में रहते हैं दोनों। सेम फेज में रहते हैं, करंट और वोल्टेज रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम फेज में रहते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, कैपेसिटर के अक्रॉस कितना लिखेंगे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर? माइनस सर 50 साइन नहीं सर 30 आई नॉट इंटू आर, तो इस बार आर का रोल एक्स ही है, तो 30 ये सर साइन साइन पाई टी माइनस 60 माइनस 3/2 पाई टी प्लस 30 डिग्री में से पाई टी क्या पाई- करना पड़ेगा बच्चों? कैपेसिटर, pi/2। हाँ माइनस माइनस पाई बाई pi/2। 2, क्योंकि कैपेसिटर में करंट लीड करती है तो करंट के फेज में से 90 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आ गया, ठीक है। तो जितनी सारी चीजें पूछी जा सकती थी वो हम सब कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट करिए बच्चों, किसी को कुछ डाउट होगी सर ये क्यों लिख दिया है या ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा हो तो पूछ लीजिए, बाकी सवाल ऐसे ही बनेंगे। एक सवाल करते हैं और इसी पे, तो और थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। जब रेडी हो जाएगा तो बताइएगा बच्चों। अब इसी का उल्टा दूंगा बच्चों, है ना, आपको वोल्टेज दूंगा और बाकी सारी चीजें आपसे पूछूंगा, तो देखिएगा थोड़ा।
चलिए बच्चों, पहले तो इम्पीडेंस बताना है, फिर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, करंट की वैल्यू, तो ये सारी चीजें कैलकुलेट फाइव करनी इंटू अंडर रूट टू आ रहा है, इम्पीडेंस 5 इंटू अंडर रूट 2 आ रहा है। ठीक है। तो इम्पीडेंस बच्चों निकालेंगे Z की वैल्यू, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 50 के लिए लिख देंगे 5√2। अब जो करंट पहले निकाल लीजिएगा, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। पहले करंट निकाल लीजिए, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकालना इजी हो जाएगा आपको। तो करंट भी निकालने के लिए ना आप सबसे पहले पीक वैल्यू निकाल लीजिएगा करंट का, जो भी पीक वैल्यू हो करंट का वो पहले निकाल लीजिएगा। 20 अंडर रूट 2 साइन पाई टी ओके माइनस पाई बाई 4। ओके, बच्चों आई नॉट की वैल्यू अगर किसी ने निकाला हो, बताना चाहते हो, अगर आई नॉट की वैल्यू किसी का आया हो अगर, 20 इंटू अंडर रूट 2 साइन पाई टी ओके 10√2 I0 10√2 प्लस ओके। तो आई बराबर कितना कर देंगे बच्चों, वी नॉट बाई जेड कर देंगे, है ना। तो वी नॉट की वैल्यू है 100 और डिवाइडेड बाई जेड कर देंगे, तो 5 और √2, 5 से कैंसिल करेंगे तो बच्चों 20 बनेगा। तो मेरे हिसाब से 10√2 एम्पियर आप लोग निकाल पाए 10√2 एम्पियर आई नॉट। सही आ रहा था। ठीक ठीक, तो आई नॉट की जगह बच्चों 10√2 रख दे रहा हूं मैं, ठीक है। आई नॉट की जगह 10√2 रख देते हैं। फिर उसके बाद बचता है आपका साइन पाई टी। अब ये होगा कि पाई टी यानी वोल्टेज के फेज में से कुछ घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा, तो आप लोग थोड़ा जोड़ना पड़ेगा। पाई बाई करंट तो लीड करता है, करंट लीड करता है, बिल्कुल सही बात है। तो जो वोल्टेज का फेज होगा उसमें कुछ ऐड करेंगे तब जाके करंट का फेज आएगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ा है, tan phi बराबर XC अपॉन R। दोनों की वैल्यू 5 है, तो फाई का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री π/4। ठीक है, π/4। तो मुझे बताएंगे बच्चों π/4 को जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए π/4 को? जोड़ दिया जाए। जोड़ दिया जाए। कारण क्या है? अरे जो करंट लीड करता है ना, करंट लीड करता है। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से कोई पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा। ये मेक श्योर करेगा कि करंट लीड कर दे, है ना। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो जो वोल्टेज का फेज होगा उसमें जोड़ देंगे π/4। ठीक है, चलिए, तो आई नॉट मतलब करंट का पूरा आ गया। अब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर निकालना है और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकालना है। चलिए आइए वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर निकालते हैं। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर की वैल्यू बताएंगे बच्चों, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर की वैल्यू 50 इंटू अंडर रूट 2 साइन पाई टी प्लस π/4। ओके, तो देखिए वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर लिखेंगे तो पहले पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर लिखेंगे। तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर लिखने के लिए पीक वैल्यू ऑफ करंट से रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे, आई नॉट इंटू आर। ठीक है, तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर लिखने के लिए पीक वैल्यू ऑफ करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर जो करंट का फेज होगा वही वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का फेज होता है, क्योंकि दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। तो पाई टी प्लस π/4 ये वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होगा। अब इसमें आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर एक मिनट, ये क्यों नहीं लिख दे रहे हैं आप डायरेक्ट फेज? नहीं, ये नहीं होगा फेज, ये तो एडजस्ट करने के बाद आया है। देखिए ये जो नेट फेज है, वोल्टेज ऑफ रजिस्टर और करंट का फेज सेम है। ठीक है, ये इसका और इसके बीच में फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो वो नहीं कर सकते। जो करंट का फेज होगा वही वोल्टेज का फेज होगा, या तो आप नेट वोल्टेज का जो फेज आया उसमें जोड़ दीजिए। तो नेट वोल्टेज का माइनस π/4 है, फिर से π/4 जोड़ देंगे तो वही करंट का फेज बन जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो करंट का फेज है, ठीक है, जो करंट का फेज है वही वोल्टेज का फेज है। अगर आप यहां से पहुंचना चाहते हैं यहां पे, तो फिर आपको π/4 जोड़ना पड़ेगा फेज डिफरेंस, क्योंकि नेट ऐसा है, π/4 जोड़ेंगे तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। ठीक है, तो करंट का फेज जो होगा वही वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का फेज होगा। अच्छा बच्चों, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का पूछ दिया जाएगा तो कोई बताना चाहेगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर? 50 इंटू अंडर रूट 2 सर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। हाँ, ये आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर में भी सेम वैल्यू रहेगी बच्चों आई नॉट की, क्योंकि आई नॉट Yes, sir. इंटू एक्सी,
तो बच्चों 50√2 पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हो जाएगा साइन। यस सर। अब बताइए बच्चों फेस का क्या करना है, फेस का सर माइनस हो जाएगा इसमें से, सर पाई टी माइनस पाई बाई फोर। माइनस कर देंगे सर वो फेस में से। जो करंट का फेज होगा बच्चों उसमें क्या करना पड़ेगा, करंट के फेज में से वोल्टेज का फेज कर देंगे पाई बाई टू। हाँ, तो पाई टी प्लस पाई बाई फोर, ये तो हो गया करंट का फेज। और हमें पता है माइनस पाई बाई टू। कहाँ करंट लीड करती है, इसलिए पाई बाई टू को घटाना पड़ेगा। बच्चों आप सब कंफ्यूज हो गए क्या कि क्या चल रहा है, कभी जोड़ दे रहे हैं कभी घटा रहे हैं? समझ में आ रहा है ना आपको ये? यस सर यस। कोई चीज आपको लग रहा है कि नहीं सर इसमें ऐसा नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, या इसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, इस तरह से क्यों नहीं कर दे रहे हैं, जो आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं आप पूछ लीजिए मुझसे, मैं बता दूंगा। लेकिन सिंप्लीफाई आपको ऐसे ही करना है। ये तो बहुत, ये मतलब मैंने ना बिल्कुल बता दिया कि आपको जीरो से लेकर मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। अब हालांकि इतना आपसे मेहनत नहीं कराएंगे सवाल में, जाहिर सी बात है आपसे या तो फेज डिफरेंस पूछ देंगे, या तो पीक वैल्यू ऑफ करंट पूछ देंगे, या इंपिडेंस पूछ देंगे। तो ये कॉम्बिनेशन है, इसमें 5-6 सवाल आराम से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल करते हैं थोड़ा सा, और डाउट हो तो पूछिएगा फिर। रुक जाइए अभी बस। लिखिए लिखिए। बच्चों हो जाए तो बताइएगा, सवाल करेंगे अगला प्रैक्टिस के लिए। डन सर। डन सर। ठीक, आइए एक सवाल और देखिए। तो ये R की वैल्यू दिया हुआ है और ये XC है, ये XC का वैल्यू है और ये R का वैल्यू है। तो पहला सवाल आपसे पूछ दिया गया है कि फाइंड इंपिडेंस ऑफ द सर्किट। बच्चों सबका आंसर आना चाहिए। 10 आ रहा है 10 आ जाएगा, सर। 10 बिल्कुल 10 आ जाएगा बच्चों। अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर 36, 36 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 100 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 10 ओम। ठीक है, फिर आपसे पूछा करंट इन द सर्किट, तो आपको प्रॉपर करंट बताना है, मतलब कि आपको आई नॉट भी बताना है। करंट इन द सर्किट की वैल्यू होगी आई नॉट, फिर साइन और ब्रैकेट में लिखा रहेगा फेज। तो आई नॉट की भी वैल्यू बताना है और फेज का भी वैल्यू बताना है। आई नॉट की वैल्यू 2 आ रही है सर। टू साइन ओमेगा टी ओके प्लस 53 डिग्री, ओके तो माइनस 50 डिग्री ओके। करंट ना प्लस में आएगा। चलो बच्चों पहले तो आप आई नॉट की वैल्यू बता दो। आई नॉट की जब वैल्यू निकालेंगे तो आई बराबर वी बाय आर है ना, तो वी नॉट की वैल्यू 20 दी हुई है और जेड का वैल्यू निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। तो आंसर आई नॉट की वैल्यू 2 आया होगा। आया क्या बच्चों आई नॉट 2? यस सर यस। यस सर। ठीक है, अब आ जाइए फेज की वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो फेज के लिए बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाइए कैसे लिखा जाए। वोल्टेज का फेज ओमेगा टी गिवन है तो आप ओमेगा टी लिख दीजिए, और फिर क्या करेंगे बच्चों, क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे करंट के? प्लस 53 कर देंगे सर। प्लस 53 कर देंगे। अच्छा ठीक है, तो पहले तो आप tan फाई निकाल दीजिए, फेज डिफरेंस निकाल लीजिए। तो फेज डिफरेंस हो जाएगा XC बाय R। XC की वैल्यू 8 है, R की वैल्यू 6 है, तो ये बन जाएगा बच्चों 4/3, तो ये बन जाएगा 53 डिग्री। ठीक है, तो tan फाई की वैल्यू 53 डिग्री। अब 53 डिग्री जोड़ना होगा या 53 डिग्री घटाना पड़ेगा। तो हमें पता है कि कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर की वजह से करंट लीड करना शुरू कर देगी वोल्टेज से, तो जो वोल्टेज का फेज होगा उसमें 53 डिग्री जोड़ देंगे। मुझे पहुंच पाए थे आप लोग यहां तक? 2 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री करंट का फेज हो जाएगा। किसी को कुछ भी दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा है, या कोई चीज आपको लग रहा है कि सर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। रुक जाइए सर। लिखिए 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 लिखिए।
सर हाँ हाँ सर प्रीवियस स्लाइड से एक डाउट था। बताइए, आप बोलिए, मुझे याद है सवाल, बताइए। स्लाइड बैक कर दीजिए तो। अच्छा, स्लाइड बैक करना पड़ेगा। बताइए। सर इसमें जो VC की वैल्यू निकाली है हम लोगों ने, उसमें एक बार ये बता दीजिए पाई टी प्लस पाई बाई 4 हाँ हाँ कैसे हो गया माइनस पाई बाई 2। अच्छा ओके, फेज। तो देखिए, जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, तो वो हमें पता है कि जो करंट का फेज होगा उससे 90 डिग्री पीछे होगा, क्योंकि करंट कैपेसिटर के केस में लीड करती है। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, देखिए सर्किट में पाई टी प्लस पाई बाई 4, ठीक है, इतना करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है, ये हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इतना जो करंट फ्लो कर रहा है, जब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लिखेंगे तो इसके फेज में से 90 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटर केस में करंट लीड करता है 90 डिग्री से, तो इसको 90 डिग्री माइनस करना पड़ेगा। तो जो करंट का फेज होगा, जो उसमें से 90 डिग्री घटाना पड़ेगा, तब जाके वोल्टेज का फेज। तो करंट का फेज ये है, उसमें से 90 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, तब जाके वोल्टेज का फेज आएगा, क्योंकि करंट लीड करती है ना 90 डिग्री से, इस वजह से, ठीक है। मैं देख रहा हूं बच्चों, अगर और कुछ सवाल होगा इसी पे तो करेंगे, नहीं तो फिर LR सर्किट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, LR सर्किट। LR सर्किट आप देखेंगे एग्जैक्टली इसी का आप एक्सटेंशन, मतलब सेम ऐसा ही डिस्कशन है, कुछ भी अलग सा नहीं है। LR सर्किट में एग्जैक्टली सेम ऐसी ही चीजें हैं, जितने मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन होंगे फिर उसके भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो LR सर्किट आइए पढ़ते हैं। तो एक बार फिर से सर्किट में हम लोग ऐसा मान लेंगे कि जो करंट फ्लो कर रही है सर्किट में, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरह से करंट फ्लो कर रही है सर्किट में, ठीक है। और रेजिस्टेंस और इंडक्टर इस तरह से R और L ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर की वैल्यू कितनी होगी, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर आप लिखेंगे पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट इज I नॉट इंटू आर, और साइन, बच्चों बताएंगे क्या ब्रैकेट में कितना फेज लिखना चाहिए। जैसे करंट रजिस्टर से इतना फेज फ्लो कर रही है, ओमेगा टी है, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर में ओमेगा टी ओमेगा टी प्लस सेम फेस रहेगा। ओमेगा टी रहेगा इसमें। ओमेगा टी ही रहेगा। कारण क्या है कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर और करंट सेम फेज में रहते हैं ना। अब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लिखेंगे बच्चों, तो आप ऐसा लिखेंगे I नॉट इंटू एक्सएल, ठीक है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस प्ले कर रहा था रोल, वही यहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस रहेगा, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू एक्सएल हो जाएगी, तो I नॉट इंटू एक्सएल। अच्छा, एक्सएल का वैल्यू होगा ओमेगा इंटू एल के बराबर, ठीक है, तो एक्सएल हो जाएगा। और साइन ऑफ, बच्चों फेज लिखने में मदद करेंगे क्या आप लोग थोड़ा सा? ओमेगा टी प्लस पाई ओमेगा बाई टी टू। प्लस पाई बाई ओमेगा टू। टी प्लस पाई बाई ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। कारण ये है कि इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है करंट से बाई पाई बाई 2। तो जो करंट का फेज होगा उसमें पाई बाई 2 जोड़ देंगे तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का फेज आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार फिर से फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जब फेजर डायग्राम इसके लिए आप ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है कि जो करंट का फेज है और जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का फेज है वो सेम होगा। तो मैं ओमेगा टी को अलोंग एक्स एक्सिस मान लेता हूं, ठीक है। तो ये ओमेगा टी है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर और करंट दोनों का फेज यही है। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का फेज पूछा जाए या करंट का फेज पूछा जाए, दोनों का फेज यही है, ठीक है। और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का दिख रहा है कि ओमेगा टी में पाई बाई 2 जोड़ेंगे तब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का जो फेज है उसमें पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हो गया। और जो नेट वोल्टेज होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो जो नेट वोल्टेज होगा, तो नेट वोल्टेज हम लोग लिखेंगे। नेट वोल्टेज लिखने के लिए एक बार फिर से हमको लिखना पड़ेगा वी नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, यानी फेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वी नॉट निकालते हैं। तो वी नॉट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, फिर से एकदम वही डिस्कशन, वी आर का स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका आई नॉट और ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। सर ऐसे कैसे हो गया? तो आई नॉट इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर, तो आई नॉट बाहर आ जाएगा। अच्छा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर को इसको जेड बोल देंगे, तो वोल्टेज वी नॉट बराबर आ जाएगा आई नॉट इंटू जेड, जहां पे जेड हो जाएगा आपका इंपिडेंस, है ना। और इंपिडेंस की वैल्यू हो जाएगी जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर,
ठीक है, चलिए अब आती है बच्चों बात फेज की। तो फेज निकालने के लिए एक बार फिर से आप इसको मान लीजिए एंगल को फाई मान लीजिए, ठीक है। तो जब आप एंगल फाई मान लेंगे तो आप लिखेंगे ऑपोजिट अपॉन बेस। तो ऑपोजिट वैल्यू है VL ऑफ, ये जो बेस वैल्यू है ये VR है। तो जब आप tan फाई लिखेंगे तो देख लीजिए थोड़ा सा, tan फाई लिखते समय आपको लिखना पड़ेगा VL अपॉन VR। VL हो जाएगा I नॉट XL और VR हो जाएगा I नॉट इंटू R। I नॉट से I नॉट कैंसिल हो जाएगा, tan फाई की वैल्यू आ जाएगी XL अपॉन R, ठीक है। तो फाई यहां से आप निकाल सकते हैं, XL अपॉन R कर देंगे, फाई आ जाएगा। उसके बाद अब बच्चों वोल्टेज का फेज लिखेंगे, तो मुझे बताइए क्या लिखना चाहिए। सारा डिस्कशन आपके सामने है, कोई मदद करना चाहे तो बताना चाहे तो बता सकते हैं आप लोग बच्चों। V बराबर V नॉट, हाँ सर आई नोट इनटू जेड साइन साइन तो ओमेगा टी प्लस पाई ओमेगा टी प्लस phi। फाइव, बिल्कुल सही, ओमेगा XL टी, by R। हाँ tan इनवर्स XL बाई आर, ओमेगा टी प्लस फाइव लिखना पड़ेगा। कारण क्या है कि यहाँ पे देखिए चूंकि इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, तो जो करंट के फेज होंगे उसमें आपको फाइव जोड़ना पड़ेगा। पिछले वाले केस में हम लोग फाइव घटा रहे थे, ठीक है। तो इसमें भी देखिए दो ही तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज इंपेडेंस निकालना सर्किट का, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ज्यादातर सवाल ये पूछ लेगा आपसे। दूसरा सवाल फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, तो XL अपॉन R, ठीक है। और बहुत कम केसेस में आपसे पूरा सॉल्व कराएगा, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पूरा सॉल्व करने की। तो नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर सवाल करते हैं इसी पे। बच्चों कल आप ना फ्राइडे और सैटरडे जो 2 दिन हम लोग क्लास होगी, तो कल हम लोग करेंगे पहले थोड़ा पढ़ेंगे 1 घंटे लगभग, और आखिरी के 45 मिनट EMI का दंगल करेंगे, और उसके बाद सैटरडे की क्लास में AC का दंगल करेंगे। तो सैटरडे को आपका AC कंप्लीट हो जाएगा। सर पेपर है बताइए। सर हाँ हाँ, सर EMI बाद में करा देना, तो सैटरडे को फ्लो टूट जाएगा फिर AC का। अच्छा AC का फ्लो टूट जाएगा, यस सर। ओके। बट AC उससे बाद ही करवा दीजिएगा क्योंकि पेपर भी है सैटरडे में सर। पेपर सैटरडे को है, यस सर। यस सर 2 बजे हाँ सर AITS भी सैटरडे को है। इस सैटरडे को। यस सर, यस सर 25 पेपर को। लिखना है दोबारा होगा। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। तो फिर वो उसकी नई डेट कब है? 25 तारीख है सर, इसी सैटरडे को। 25। 25 को है। यस सर सैटरडे में 2 बजे से। ठीक है। ठीक है ठीक है, तो फिर दंगल वाला प्लान कैंसिल है, फिर आप करिए, आराम से प्रिपेयर करिए। और कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा आप लोग का टेस्ट 25 को? सर 2 बजे से रहेगा। 2 से रहेगा, 5:20 तक रहेगा, 2 बजे से। सर 2 से 5 ही रहेगा। 2 से 5 टेस्ट रहेगा, है ना? यस सर। और कोई इसमें ऑनलाइन नहीं ना, सारे ऑफलाइन देंगे सारे बच्चे, या कुछ ऑनलाइन दे सकते हैं, ऐसा है? नहीं सर, ऑनलाइन वाले जो यकीन का बैच होता है वो तो ऑनलाइन ही देते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, वो लोग ऑनलाइन देंगे, आप लोग ऑफलाइन ही देंगे, है ना? यस सर यस। चलिए आइए बच्चों, इसमें देखते हैं थोड़ा सा LR सर्किट के कुछ सवाल करते हैं। केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो 3 मरतबा उसको दे दिया हमने, बार बार वही एक ही वो आ रहा सिलेबस आ रहा केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर सिलेबस नहीं चेंज हो रहा है आप लोग का? यस सर, 3 मरतबा जो है सिलेबस वही आ रहा है, जो आप टेस्ट दिया है उसमें भी वही सिलेबस आ गया जो भी होता है। पर इस बार तो कुछ मतलब आप AITS का सिलेबस बोल रहे हैं चेंज नहीं हो रहा है, या मेजर जो होते हैं आपके उसका नहीं हो रहा सर है? मेजर का भी चेंज नहीं हुआ सर, जो अभी केमिस्ट्री का अभी आपने बताया था ना, हाँ हाँ। तो 3 मरतबा सर इसका हम दे चुके हैं, 3 मरतबा टेस्ट दे चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, GOC और हाइड्रोकार्बन, इसका टेस्ट आप ऑलरेडी दे चुके हैं, ऐसा बोल रहे हैं?
यस सर, यस सर, यस सर। बहुत बार दे चुके हैं सर, 3 बार दे चुके हैं, फिर भी ये दे तो देते आप लोग ओके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्योंकि दूसरे बैच में सिलेबस ऑर्गेनिक नहीं हुआ है, केमिस्ट्री इस का वजह चैप्टर से। हुए उनका भी आया नहीं है। 4-5 चैप्टर, 3-4 चैप्टर हो चुके हैं उनका, एक मरतबा भी नहीं हुआ। ठीक है, तो आप कौन से चैप्टर का नहीं हुआ है मुझे बताएंगे, एक बार मैं बात करता हूँ कौन सा नहीं हुआ है इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हो गए हैं, और इनऑर्गेनिक मतलब क्या क्या नहीं हुआ, आप किसका टेस्ट चाहते हैं कि हो, बताइए। सर जी अब हो गया चेंज, प्लानर में नया आया तो उसके अकॉर्डिंग अभी चेंज हो गया, हमने भी सुबह ही देखा है। अच्छा अच्छा, हो गया है, जो आप चाहते थे वो वैसा आ रहा है। यस सर, एल्कोहल आएगा टेस्ट में, अल्कोहल आएगा, नहीं वाला। यस सर। ठीक है चलिए। क्या कर रहे थे हम लोग, हाँ एलआर सर्किट कर रहे थे, ठीक है। तो एलआर सर्किट में देखिए कैसा है। राम राम सर जी। नमस्कार नमस्कार। और सर ठंड नहीं पड़ रही वहाँ पे? पड़ रही है भाई ठंड, बहुत जबरदस्त पड़ रही है, पर पड़ रही है ठंड बहुत बढ़िया, अच्छे से पड़ रही है, मस्त। सर आपको नहीं लग रही पर? सर आपको लग नहीं रही पर? हाँ अरे मतलब है, टेम्परेचर मेंटेन है, मतलब लगा हुआ है अरेंजमेंट, और ये इससे भी खूब हीट निकलती है बच्चों, अगर आप इसके सामने खड़े रहेंगे ना तो ये प्रॉपर, ये खूब बढ़िया हीटिंग मैकेनिज्म है ये, इससे खूब हीट, ऐसा हम लोग को लगता है कि नहीं है, बट इससे अच्छा लेवल पे रेडिएशन निकलता है। आप लोग मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए, इस पे कुछ आता है क्या, कोई ग्लास या कुछ ऐसा लगवा के इसको थोड़ा सा, क्योंकि मैं लग रहा है कि इससे पहले वही नॉर्मल बोर्ड पे पढ़ाया था मैं, और पर ये मेरा पहला साल है इस पे डिजिटल बोर्ड पे, तो काफी हीट निकलता है यार इस पे, है ना, रेडिएशन निकलता है। कुछ ऐसा ग्लास आता है क्या, आप लोगों को पता है क्या जिसको लगाया जा सके? और के लिए भी खराब होता है नाइट ना। मोड नहीं है इसमें? नाइट मोड? नाइट बोर्ड है क्या? हाँ सर वो नाइट बोर्ड वो बोल रहे हो क्या, जैसे लैपटॉप में हो जाता है नाइट वाला, वैसा कुछ? हाँ हाँ सर वही वही। ओके, ब्राइटनेस कम कर लो। ठीक। सॉरी, तो इसमें एक्सेल रख देते हैं 4 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस है 3 ओम, और वोल्टेज की वैल्यू लगा देते हैं कुछ, लेट्स से 20 साइन और पाई टी प्लस पाई बाई 3। फिर वही आपको सब कैलकुलेट करना है। बताइए, सबसे पहले तो बताइए सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा होगा पूरा, आई नॉट और फेज। फिर दूसरा बताना है आपको वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तीसरा बताना है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताना है। शुरू कर दीजिए सॉल्व करना। ऑब्वियसली ये सब निकालने के लिए आपको इंपिडेंस निकालना पड़ेगा। करिए सॉल्व, बताइए आंसर। सर वी आर तो 60 आ रहा है और वी एल 120। ओके, वी आर 60 आ रहा है। पीक वैल्यू बता रहे हैं क्या आप? पूरा बताइए ना, मतलब फेज के साथ पीक। 4 साइन ओके पाई टी ओके प्लस पाई बाई 3 माइनस, सर प्लस आएगा, प्लस 53। तो Z की वैल्यू 5 आ रही है। जेड की वैल्यू 5 आ रही है, ठीक है। और पीक वैल्यू ऑफ करंट बच्चों, अगर तो पीक वैल्यू ऑफ करंट पहले बता दीजिए। पीक वैल्यू ऑफ करंट 4 आ रहा है सर, 4। 4, ठीक है। पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए आई नॉट बराबर वी बाई आर है ना, तो वी नॉट बाई जेड। वी नॉट की वैल्यू 20 है, इंपिडेंस 5 है, पीक वैल्यू ऑफ करंट 4 एम्पियर आ जाएगी, बिल्कुल। अब आ जाइए फेज लिखा जाए। तो फेज निकालने के लिए पहले आपको फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए एक्सएल अपॉन आर, एक्सएल की वैल्यू 4 है और आर की वैल्यू 3 है, ये 53 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो फेज डिफरेंस 53 डिग्री है। अब क्या करना चाहिए बच्चों, वोल्टेज के फेज में जोड़ना चाहिए, वोल्टेज के फेज में घटाना चाहिए, जैसा आप लोग बोलेंगे। ऐड करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। पाई टी प्लस पाई बाई 3, ये तो वोल्टेज का फेज हो गया ना। पाई टी प्लस पाई बाई 3 को मैं लिख देता हूँ 60 डिग्री। अब मुझे बताइए बच्चों, 53 डिग्री जोड़ा जाए या 53 डिग्री माइनस करेंगे। माइनस करेंगे? अच्छा, कारण क्या बच्चों, वैसे आप लोग माइनस क्यों बोल रहे हैं, माइनस वाले
तो क्यों? करंट लीड करेगा। बिल्कुल, इंडक्टर लगा हुआ है तो इंडक्टर मेक श्योर करता है कि वोल्टेज लीड करे। तो ये जो है ना, ये लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, तो करंट का जो फेज लिखना पड़ेगा उसमें घटाना पड़ेगा फेज डिफरेंस, है ना। तो ये 53 डिग्री घटाना पड़ेगा 53 डिग्री। देखिए इसमें जो करंट का, सॉरी, जो वोल्टेज नेट है ना, ये नेट वोल्टेज है, ये वाला नेट वोल्टेज है। तो हमें क्वेश्चन में नेट वोल्टेज गिवन है, ये गिवन है ना, और हमें करंट का फेज लिखना है तो घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से, तो और ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, तो इंडक्टर मेक श्योर करेगा वोल्टेज लीड करे। तो अगर आपको करंट तक पहुंचना है तो फेज डिफरेंस घटाना पड़ेगा। तो -53 डिग्री करेंगे तो ये बन जाएगा 4 sin πt, 60 में से 53 जाएगा 7 डिग्री। अच्छा, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर बता दीजिए तो बच्चों, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर पीक वैल्यू पहले बता दीजिए, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर पीक वैल्यू 12 होगा। 20/3 हो जाएगा सर, 20/3 पीक वैल्यू। पीक वैल्यू आई नॉट इंटू आर लिखेंगे ना, तो आई नॉट का वैल्यू है 4 और आर है 3, तो बच्चों पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर 12 आएगा बच्चों। ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस आई नॉट इंटू रेजिस्टेंस, तो आई नॉट की वैल्यू है 4 और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3, तो 12 आ जाएगा। अब फेज के बारे में बच्चों कुछ बताइए। तो फेज करंट वाले जैसा सेम रहेगा। करंट का जो फेज है वही सेम रहेगा। तो करंट πt + 7 डिग्री है, तो ये भी πt + 7 डिग्री ही रहेगा। बहुत बढ़िया। चलिए, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर के बारे में बच्चों क्या कहेंगे? पीक वैल्यू पहले बता दीजिए, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर पीक वैल्यू, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की पीक वैल्यू 16। तो पीक वैल्यू अक्रॉस इंडक्टर निकालने के लिए आई नॉट इंटू एक्सएल करना पड़ेगा, ठीक है। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट हमारे पास कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, और एक्सएल की वैल्यू 4 है, तो 16 हो जाएगा। और फेज के बारे में बच्चों क्या किया जाए? फिर फेज के बारे में तो करंट के फेज में π/2 ऐड कर देंगे। करंट के फेज में π/2 π/2 ऐड कर देंगे, बिल्कुल, क्योंकि वोल्टेज हमें पता है कि लीड करता है 90 डिग्री, तो π/t + 7 डिग्री, ये करंट का फेज हो गया πt + 7 डिग्री, और इसमें 90 डिग्री और जोड़ देंगे, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आ जाएगा 16 sin πt + 97 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे। तो अब जो भी कंफ्यूजन हो कि सर इसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए, या ऐसा करने का लॉजिक क्या, आप पूछ सकते हैं। तो ये इस तरह से सवाल बनेंगे, लिख लीजिए और फिर प्रैक्टिस करते हैं, एक और सवाल करते हैं। बच्चों ये जो आपका AITS, ये ऐसा कैसे पता चला? बहुत सारे लोगों के 720 आ गए थे क्या यहाँ, मतलब ऐसा आपको पता चला या खुद इंफॉर्मेशन आ गई कि पेपर कॉम्प्रोमाइज हुआ, ऐसा कुछ, या बहुत सारे बच्चों के 720 आ गए थे? सर एक्चुअली ऐप पे नोटिफिकेशन आई थी कि पेपर लीक हो गया। अच्छा, ऐप पे ही नोटिफिकेशन आ गया था? हाँ जी सर, हाँ जी। ओके किसी सेंटर में जो है, ऑफलाइन सेंटर में जो है लीक हुआ किसी पेपर में, तो उसका पता चल गया था पेपर लीक हो गया। चलिए, रिजल्ट कब तक नहीं आया? रिजल्ट नहीं आया अभी तक, ओके। बच्चों अगला सवाल लगा रहे हैं इसी में, इंडक्टर में, करिएगा और बताइएगा आंसर। सर 1 मिनट। लिखिए। लाइट चलेगी सर। डन सर, हो गया। चलिए, चेंज करो बच्चों स्लाइड, देखिएगा अगला सवाल है इसी पे। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बताना है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर 60 दिया हुआ है, टोटल वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर पूछ लिया गया है आपसे। तो अच्छा बच्चों, एक चीज और समझिए कि ये जो है ना, कुछ बताया नहीं आपको कि पीक वैल्यू है या क्या है, तो जब भी कोई कुछ ना बताए आपको, तो बाय डिफॉल्ट आप उसको आरएमएस ले लिया करिए, ठीक है। तो ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस की आरएमएस वैल्यू दी है, ठीक है, और आपको वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का आरएमएस वैल्यू ही निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, नहीं होता है तो फिर मैं समझाता हूं। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि
पीक वैल्यू दी है, इसको पीक में कन्वर्ट कर लीजिए, पीक वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उसको √2 से डिवाइड करके आरएमएस निकाल लीजिएगा, जैसा आपको सही लगे। मुझे आंसर बताइए, फिर मैं समझाता हूं आपको। 40 आ रहा है सर। 40 आ रहा है? यस सर। कैसे किया आपने? सर ये पीक वैल्यू निकाल लिए वोल्टेज से, ठीक तो है। 100 आ गया। ठीक है, और फिर मतलब 60 दिया हुआ है तो बचा हुआ इंडक्टर के क्रॉस होगा, ऐसे बोल रहे हैं आप? कंपोनेंट निकाल के निकल जाएगा। ओके बच्चों, जैसे इन्होंने बताया कि सर देखिए टोटल आपको 100 दिया हुआ है ना, VRMS टोटल नेट 100 दिया हुआ है, और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर जिसकी वैल्यू 60 दी हुई है, तो माइनस कर देंगे 60, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 40 आ जाएगा। बच्चों ये तरीका सही है या तरीका गलत है? क्या क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? किसी को क्लिक हो रहा हो या सही लग रहा है? मतलब सही लग रहा है सर। सही लग रहा है, ओके यस सर। ओके। और कोई कुछ बच्चों अपने विचार व्यक्त करना चाहेगा इसमें, सही है गलत है? कुछ लोग कह रहे हैं कि सर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, चलिए मैं थोड़े बच्चों आपकी मदद करता हूं। देखिए किसी को क्लिक कर रहा हो बच्चों, अभी भी कोई कुछ ऐड करना चाहे, बताना चाहे तो बता सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो वैल्यू दी हुई ना 100√2, ठीक है, इसकी पीक वैल्यू 100√2 है, तो नेट वोल्टेज जो है उसकी पीक वैल्यू 100√2 है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा बच्चों बोर्ड पे, जब आप ये वोल्टेज लगाते हैं तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर आता है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आता है। तो मुझे एक चीज बताइए बच्चों, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर हम लोग किस एक्सिस में ड्रॉ करना चाहिए? वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है। अगर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, इसका मतलब करंट का भी फेज यही होगा, क्योंकि दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो मुझे बता दो बच्चों, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर किधर ड्रॉ किया जाएगा? अगर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर और करंट ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैसे ड्रॉ किया जाएगा? वाई एक्सिस पे किया जाएगा। वाई एक्सिस में वाई ड्रॉ। एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। बहुत बढ़िया। कारण क्या है कि इंडक्टर के केस में लीड करता है। लीड करता है, बहुत बढ़िया। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ये हो गया। तो जो नेट वोल्टेज आएगा बच्चों, वो नेट वोल्टेज कुछ ऐसा आएगा, ये होगा नेट वोल्टेज, ठीक है। ये नेट वोल्टेज कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, किसका किसका रिजल्ट होगा? VR और VL का रिजल्टेंट होगा नेट वोल्टेज। यानी सर नेट वोल्टेज कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, V नेट बराबर √of VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा मैंने वहां पे भी बताया था। लेकिन सर आपने तो पीक वैल्यू के लिए बताया था, RMS के लिए क्या होगा? देखिए पीक वैल्यू और RMS में कितने का अंतर है बच्चों? आपको बस √2 से डिवाइड ही तो करना है, ठीक है। तो देखिए पीक वैल्यू के लिए ये रिलेशन वैलिड है ना, पीक वैल्यू ऑफ V नेट बराबर पीक वैल्यू ऑफ VR का स्क्वायर प्लस पीक वैल्यू ऑफ VL का स्क्वायर। अब RMS है तो देखिए दोनों साइड इधर से √2 डिवाइड कर देता हूं और इधर √2 डिवाइड कर देता हूं, देखिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपका VRMS, है ना, पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर देंगे तो VRMS ऑफ नेट बराबर √2 बच्चों इसके अंदर चल जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा VR स्क्वायर बाई 2। तो VR स्क्वायर बाई 2 को एक्चुअल में लिख सकते हैं हम लोग VR बाई √2 का होल स्क्वायर। उसी तरह से बच्चों √2 जब इसके साथ आप भेज देंगे तो ये बन जाएगा VL अपॉन √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये लिखा हुआ है कि जो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके VRMS का स्क्वायर और जो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके VRMS का स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा √of वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर के RMS का स्क्वायर और वोल्टेज इंडक्टर RMS इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे देखिए बच्चों जो पीक वैल्यू में होगा, जैसे पीक वैल्यू लिखते हैं, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज नेट का स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, तो VRMS के लिए वैलिड है। तो इसका VRMS निकालेंगे तो कितना होगा? इसका VRMS निकालेंगे तो 100 होगा। तो नेट वोल्टेज के VRMS का स्क्वायर ये बराबर होगा वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का स्क्वायर। तो बच्चों 100 का स्क्वायर में से आप माइनस करो, इसको मैं लिख देता हूं थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए, 10 के पावर 4 माइनस ये बन जाएगा बच्चों आपका कितना
3600 ना, 3600 बराबर VL का स्क्वायर, ठीक है। तो 10 के पावर 2 कॉमन ले लो तो ये बचाएगा बच्चों 100, 100 माइनस 36 बन जाएगा 64 बराबर VL का स्क्वायर। तो VL का वैल्यू आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 10 इंटू 64 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 8, आंसर आ जाएगा 80 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आएगा 80 वोल्ट। पर सर इसमें क्या बुराई थी कि हम लोग सीधे सीधे 60 में से 100 में से 60 को माइनस करके 40 लेंगे, क्या खराबी है सर? ये 100 है, ये 60 है, तो बचा हुआ 40 ही तो होगा। अब बच्चों बताइए इसमें, इस मेथड में क्या गड़बड़ था? देखने में सही लगता है कि हाँ भाई 100 लगाया है, इधर 60 होगा, इधर 40 होगा। तो गड़बड़ ये है कि ये वाला मेथड तब वैलिड हो जाता है। हाँ बोलिए फेज डिफरेंस है, हाँ फेज डिफरेंस है, यही कारण है। यहां पे देखिए करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, यहां पे करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का अंदर है, तो इसका जो वोल्टेज का फेज है और इसका जो वोल्टेज का फेज है वो सेम नहीं है, दोनों में 90 डिग्री का अंतर है। इसलिए आप डायरेक्ट जोड़ घटा नहीं सकते, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो ध्यान रखिएगा जो वोल्टेज नेट का पीक वैल्यू का स्क्वायर, नेट वोल्टेज के पीक वैल्यू का स्क्वायर है, वो बराबर होगा पीक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का स्क्वायर। इस तरह से नेट वोल्टेज का जो स्क्वायर होगा, अगर आरसी सर्किट है तो नेट वोल्टेज ये बराबर हो वी नॉट अक्रॉस कैपेसिटर का स्क्वायर, और ये वीआरएमएस के लिए भी वैलिड है। तो नेट वोल्टेज के वीआरएमएस का स्क्वायर बराबर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस के आरएमएस का स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर के आरएमएस का स्क्वायर। वेट, लिखिए लिखिए। जब हो जाए बच्चों तो बताइएगा, सवाल करेंगे इस पे। बच्चों लगाना है सवाल अगला। बच्चों मैं वेट कर रहा हूं आप लोग का, हो जाए तो बताइएगा। डन सर। ठीक है, डन सर। सर ठीक है, डन सर। ओके। आई चलिए ये सवाल देखिए एक, बच्चों ये V बराबर V नॉट साइन 314t ले लो आप, ठीक है। और क्या पूछा है, अच्छा दिया तो है द करंट इन द सर्किट इज फाउंड टू बी 314t माइनस पाई बाई 4, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस बताना है। बच्चों देखिए मुझे तो लग रहा है कि सारी इंफॉर्मेशन है, पर आपको लग रहा है कोई चीज़ मिसिंग है तो आप मेरे साथ डिस्कशन कर लीजिएगा, मैं देखता हूँ। वैसे मेरे हिसाब से सारी चीज़ उन्होंने दे दी है। बताइए आंसर बच्चों, इंडक्टेंस की वैल्यू।
सर 314 ही हो जाएगा ओके इंडक्टेंस सर 300 ओके वन आ रहा है सर वन ठीक है। वैसे बच्चों करेंगे कैसे आप लोग, मतलब क्या आइडिया क्या है कि सर हमने सामने इस तरह कराया इसको, पहले जो है फेज डिफरेंस में π/4 का फेज डिफरेंस है सर इसमें। बिल्कुल सही बात है, फेज डिफरेंस जो है वो π/4 का है, एकदम करेक्ट है। फिर ये होता सर ये होता है XL अपॉन वो R। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। XL की वैल्यू होती है ओमेगा L अपॉन R। ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 314। ओमेगा एल लिख देंगे एक्सएल की जगह, और आर, ठीक है, आर का वैल्यू 314 दिया हुआ है, तो ये पाई 3.14 है बाय 4, और ये 1 आ जाएगा ना, क्या बेटा, फिर इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। किसकी 1 आ जाएगी? π/4 π/4 की वैल्यू 1, क्यों? सर फेज डिफरेंस 45 डिग्री। अच्छा, ओके 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 ओके, सही कह रहे हो आप, मैं गलत लिख रहा हूँ ना। एक्सएल अपॉन आर है tan फाई, तो फाई की जगह π/4 रखेंगे, आई एम सॉरी, तो tan फाई की जगह π/4 रखेंगे, tan π/4 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और ये एक्सएल अपॉन आर है, बिल्कुल सही है, तो एक्सएल की वैल्यू आर के बराबर आ जाएगी। एक्सएल बराबर है ओमेगा एल, तो ओमेगा एल बराबर आर हो जाएगा, ठीक है। और ओमेगा हमें सवाल में दे रखा है 314, तो एल का वैल्यू आ जाएगा आर डिवाइड बाय ओमेगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू सवाल में दे रखा है 314, और ओमेगा भी है 314, आंसर आ जाएगी 1 हेनरी। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट। बच्चों समझ में आया आपको ये कैसे कर रहे हैं सॉल्व, ये बोलिए तो एक बार। देखिए tan फाई की वैल्यू π/4 गिवन है सवाल में, है ना, फेज डिफरेंस π/4 पता है, तो tan π/4 एक्सएल अपॉन आर, एक्सएल बराबर आर, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल, एल की वैल्यू रख देंगे आर बाई ओमेगा, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक मिनट रुके। हाँ हाँ लिखिए लिखिए, हाँ बोलिए। एक सवाल और करेंगे बच्चों इसमें, है ना, प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप लोग बच्चों सैटरडे को पेपर है, तो सैटरडे को फिर आप लोगों की क्लास नहीं होगी ना, कल का ही दिन है हमारे पास। सर आएगी होगी सर क्लास है, तो कितने बजे तक क्लास फिर लेगी क्लास सर। होगी? 2 बजे से एक। पेपर है तो उससे पहले क्लास होगी। मतलब 2 बजे तक क्लास है, फिर डायरेक्ट 2 बजे पेपर में ही जाएंगे आप लोग, ऐसा है? नहीं नहीं हाँ हाँ, ऐसा कोई नोटिस वगैरह नहीं आया सर, अभी, बस मतलब सिर्फ उसके पेपर का नोटिस आया है कि 2 बजे से होगा, उसके अलावा किसी चीज का नोटिस अच्छा, नहीं और बाकी चीजों का नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन है ना? 12:45 तक है क्लास। 12:45 तक क्लास है, मेरे हिसाब से पहली 2 हो जाएंगी, और फिर आप लंच करेंगे और फिर पेपर देंगे, ऐसा कुछ होगा, ठीक है? हाँ जी सर, यस सर। ठीक ठीक है, तो हमारे पास है फिर फ्राइडे सैटरडे 2 दिन है। सर 1 मिनट बस। हाँ लिखिए लिखिए। डन सर। इम्पिडेंस बताना है आपको बच्चों फॉर एल आर सर्किट विद एल बराबर 60 बाई पाई मिली हेनरी, और रेजिस्टेंस 8 ओम, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। कितना होगा इम्पिडेंस सर्किट का? फिर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, ओके। बच्चों बिल्कुल देखिए, आपको एल का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे इम्पिडेंस सर्किट का पूछ दिया गया है, तो इम्पिडेंस निकालने के लिए आपको पता है जब आर एल सर्किट होता है तो √r² प्लस एक्सएल का स्क्वायर लिखते हैं, है ना। तो आर का वैल्यू आपको पता है, एक्सएल और आपको बच्चों सोचना पड़ेगा, तो एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल,
ओमेगा की जगह, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रख देंगे। बहुत बढ़िया, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रख देंगे, एफ का वैल्यू 50 है और इंडक्टेंस दिया हुआ है 60 अपॉन पाई 60 मिली बाई हेनरी, पाई। तो 60 अपॉन पाई मिली हेनरी का मतलब हो गया 10 के पावर -3। तो इसमें से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 50 इंटू 200 हो जाएगा, तो 10 के पावर -1 बचेगा। और ये बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्चुअल में 6 ओम आ जाएगा एक्सएल का वैल्यू, ठीक है। Yes, तो sir. हाँ, अंडर रूट आर का स्क्वायर करेंगे और प्लस 6 का स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा 10 ओम। 10 तो ओम। डी ऑप्शन आ जाएगा आपका। निकाल पाए थे बच्चों आप लोग ये इम्पीडेंस सिंपल कर पाए हैं? यस यस सर। ठीक है। एक अगला सवाल देखिए। मुझे कैलकुलेशन थोड़ा अजीब सी हो रही है, क्या समय लग रहा है इसमें? फेज डिफरेंस पूछा गया, करंट और ईएमएफ में कितना होगा? √3 आ रहा है हमारा आंसर। मतलब tan फाई की वैल्यू √3 आ रही है। tan phi की वैल्यू 1/3 है सर, 1/3 1/3 फाई One- की वैल्यू सर, अच्छा फाई की okay. वैल्यू आ रही है 1/√3। अच्छा, फाई की वैल्यू 1/√3, तो tan फाई बराबर 1/√3 तो वैल्यू होता है ना 30 डिग्री का। बाई 6। इसकी आंसर आ जाएगा लास्ट वाला या सेकंड वाला? सी π/3 π/3, ओके। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। देखिए थोड़ा सा कह रहा है कि एक इंडक्टर है, एल की वैल्यू दी हुई है, 6 आ रहा है। π/6 आ रहा है, ओके। तो tan फाई आपको निकालना पड़ेगा, तो हमें पता है कि tan फाई का फॉर्मूला होता है XL/R, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बच्चों देखिए दे रखा है 0.01 हेनरी, यानी 10 के पावर -2 R की वैल्यू है। XL और कहीं से आ जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो XL लिखने के लिए बच्चों ओमेगा L लिखना पड़ेगा, ओमेगा L लिखने के लिए 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू L लिखना पड़ेगा। 2 पाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बच्चों 50 हर्ट्ज और इंडक्टेंस की वैल्यू है 0.01, सॉरी ये तो इंडक्टर की वैल्यू ना, एक सेकंड बच्चों, है ना। रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है √3 पाई, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू है √3 पाई और 0.01 हेनरी ये इंडक्टेंस की वैल्यू, तो 0.01। तो देखिए बच्चों 50 इंटू 200 हो जाएगा और ये 100 इसके साथ क्लब होके 1 बन जाएगा, तो ये केवल पाई ओम बचेगा एक्सएल की वैल्यू। तो यहाँ पे आप पाई रख दीजिए एक्सएल की जगह, ठीक है। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो tan फाई की वैल्यू बच्चों 1/√3 आ रही है। तो बताइए फाई की किस वैल्यू के लिए tan फाई 1/√3 होता है? π/6। π/6 के लिए, ठीक है। तो π/6 हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। किसी कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए बच्चों। अब सवाल इस लेवल के आपसे इस कैटेगरी के बनेंगे, है ना। जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है वो तो एकदम मान लीजिए कि आप एक्सट्रीम है, वैसा कुछ बन जाएगा। बाकी सवाल आपके इसी तरह से बनेंगे। एक लास्ट और बच्चों प्रैक्टिस करते हैं, देखिए थोड़ा सा बताइए। तो कह रहा है कि एक सर्किट के कंपोनेंट है एसी सोर्स में, कुछ इस तरह से कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। आपसे पूछ दिया गया फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड सोर्स। तो बच्चों पहला आरसी सर्किट है, आप मुझे बताइए करंट और ईएमएफ के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सॉरी कितना फेज डिफरेंस होगा। तो इधर फेज डिफरेंस लिखे हुए हैं और इधर कंपोनेंट है। तो पहले पार्ट के लिए बच्चों बताइए किससे मैच करूं मैं, PQRS में से। 10 ओम है और 500 माइक्रोफैरेड, ओमेगा की वैल्यू 200 रेडियन पर सेकेंड है। तो π/4।
π/4 ओके। चलिए बच्चों, तो पहला वाला मैं सिंप्लीफाई करता हूं। तो देखिए, आपको निकालने के लिए ना फेज डिफरेंस, इसके लिए फॉर्मूला यूज करना सर पड़ेगा। ए का आर आ रहा है सर, ए का आर। ए का आर आ रहा है, ओके। सर नीचे वाले का नीचे ए का आर। ई वाले का आर बोल रहे हैं आप? यस सर। ओके, ठीक है। तो tan फाइव बच्चों XC अपॉन आर लिखना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास सवाल में दी हुई है 10 ओम, XC और निकालना पड़ेगा। तो XC निकालने के लिए आप लिखेंगे 1 अपॉन ओमेगा सी। तो 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू है, C का वैल्यू है 500 माइक्रोफैरेड। तो 500 इंटू 10 के पावर -6 और ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 200 रेडियन पर सेकेंड इंटू 200। चलिए बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 2 3 4, ये बच जाएगा 10 के पावर -2 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 10 बन जाएगा। तो 10 के पावर -1 बन जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा 10। तो XC की वैल्यू बच्चों 10 आ जाएगी। तो 10/10 यानी tan फाइव 1 यानी फाइव की वैल्यू आ जाएगा π/4। तो पहले वाले को तो आप R से मैच कर देंगे बच्चों। ये फर्स्ट वन ये मैच हो जाएगा R से। किसी कुछ कंफ्यूजन हो, नहीं मैच कर रहा है बच्चों, तो पूछ दीजिए। अच्छा, बी के लिए बच्चों क्या करेंगे? प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। प्योरली इंडक्टिव सर्किट π/2 हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो P से मैच कर P देंगे। से जोड़ देंगे। यस सर। चलिए, सी के बच्चों किससे जोड़ेंगे? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, इसको भी से जोड़ देंगे। इसको भी P से जोड़ेंगे, π/2 होगा। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का भी फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज π/2। बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन के लिए मतलब LC, अच्छा LC मैंने अभी आपको समझाया नहीं है, कोई बात नहीं बच्चों, इसको छोड़ दीजिए ना। LC अभी मैं आपको बताऊंगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। इसके लिए बच्चों क्या करेंगे? फिर से एक LR आ गया आपके पास। ई ऑप्शन को किससे मैच कराएंगे? ई वाले को किससे मैच कराएंगे? S हो जाएगा। S, ओके। तो इसमें बच्चों देखिए, फिर से tan फाइव का फॉर्मूला लगा देंगे, XL अपॉन R। tan फाइव बराबर XL अपॉन R। तो अपॉन में R है 1 किलो ओम, है ना, 10 के पावर 3 और ऊपर आ जाएगा XL। XL होता है ओमेगा इंटू L। तो ओमेगा का वैल्यू है 200, ओमेगा का वैल्यू है 200 और L का वैल्यू है 5। तो 200 इंटू 5 बच्चों ये भी 1000 हो जाएगा, 10 के पावर 3 ही हो जाएगा। तो 10 के पावर 3 10 के पावर 3 कट के बन जाएगा 1। तो इसका बच्चों E का आ रहा है मेरे हिसाब से π/4। आप लोग थोड़ा चेक करिए, अगर नहीं यस सर, यही आ रहा है। आ जाएगा। सर यही आ रहा था। R आ रहा है ना, π/4 मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। LC में वैसे π/2 आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, इसको कैसे करना है ये हम लोग सीखेंगे अभी, डी ऑप्शन। चलिए, बाकी बच्चों डिस्कशन आगे का हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। और सर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बताइए। बाकी डन है बच्चों आज के लिए। हाँ बोलिए। सर मैं फोन निकाल थैंक यू सर। हाँ बोलिए। ये सर, ये कल जो जे का पेपर हुआ था ना, जो लास्ट शिफ्ट का, हाँ वो हमने सॉल्व किया था। उसमें एक क्वेश्चन था, वो हो नहीं रहा था हमसे। बताइए। बताते हैं। 2 पैरेलल वो दे रखे हैं वायर, ओके। एक में करंट ऊपर जा रहा है, इस वाले में लेफ्ट वाले में, और राइट वाले में नीचे जा रहा है। ठीक है। सर पहले वाले में ना 8 एम्पियर करंट है और दूसरे वाले में 4 एम्पियर करंट है। ठीक है। वो वायर के बीच में ना 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। 6 ओके ओके, 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। और ये राइट वाले से ना 4 सेंटीमीटर एक पी पॉइंट रखा है, वहाँ पे ना मैग्नेटिक फील्ड पूछा है नेट, ओके 4 सेंटीमीटर की दूरी पर और उससे। ठीक है। तो ये 4 है और इससे 2 हो जाएगा। सर इससे नहीं, हाँ। उधर वाली से, ये राइट वाली से रही। दोनों से 4 सेंटीमीटर है। सर 4 एम्पियर वाले से 4 सेंटीमीटर दूर अच्छा। पे रखा है एक पी पॉइंट। अच्छा, इससे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इससे 2 है ना, ऐसा है। अरे सर राइट की तरफ बनानी है पी पॉइंट। अच्छा, इस साइड बनानी है या इस साइड नहीं बनानी है? सर इस साइड Okay, इस साइड ही okay, 4 okay. सेंटीमीटर। ठीक। इस साइड यहाँ पे बनाना है पॉइंट P 4 सेंटीमीटर पे। हाँ, ये जो 4 एम्पियर बह रहा है ना, इससे क्या था 4 सेंटीमीटर दूरी है बस। ठीक। तो दोनों इनफाइनाइट वायर होंगे, है ना? सर ऐसा उसमें कुछ नहीं लिख रहा था बस।
देखो ऐसा तो मतलब पता होना जरूरी है। अगर मैं इनफाइनाइट मान लेता हूं, अगर नहीं पता है मतलब अगर इनफाइनाइट नहीं होगा तो फिर वो एंगल बताएगा ताकि आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर पाओ। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट वायर है, इससे 4 सेंटीमीटर दूरी है और ये 6 है और ये 4 है, तो 6 4 10। तो इस वाली वायर से 10 सेंटीमीटर दूरी है, इस वाली वायर से 4 सेंटीमीटर दूरी है। तो आप सर यही कर रहे थे। हाँ बोलिए। सर यही कर रहे थे। हाँ, तो आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल दीजिए। जैसे इस वाली वायर से निकालना है तो जो नीचे जा रही है करंट, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, है नहीं, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है और पहले वाले में इनवर्ड आ रहा है। हाँ, और इसकी वजह से इनवर्ड आएगा। ठीक है, तो मैं आउटवर्ड की वैल्यू लिखूंगा। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है μ0/4π इंटू 2I/r। ठीक है, तो μ0/4π की वैल्यू एक साथ रख देते हैं 10⁻⁻7 इंटू 2I। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 4/r। दूरी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻⁻2 लिख दीजिए। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये चले जाएगा ऊपर, 10⁻5 हो जाएगा ये इंटू 2। इतने टेस्ला आएगी। किसकी वजह से? ये जो 4 एम्पियर वाला है, 10 एम्पियर वाले की वजह से निकालते हैं। तो μ0/4π इंटू 2I/r। 2I की वैल्यू है 10। ठीक है, और दूरी कितना है? 4 और 6 10 सेंटीमीटर दूरी है, तो 10 इंटू 10⁻⁻2 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻5 बन जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। इसकी वजह से अंदर की तरफ, इसकी वजह से ऊपर की तरफ, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाएगी। ठीक है, सर इसमें ऑप्शन ने इसका ये दे रखा है 4 इंटू 10⁻�6। 4 इंटू 10⁻�6 दे रखा है। ये सर मैं डायरेक्शन और एक बार चेक कर लेता हूँ ना, कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहा है। इसकी वजह से बाहर की तरफ और इसकी वजह से अंदर की तरफ, और 2I/r और 2I। अच्छा, ये 6 और ये 4 है ना, 6 4 10, तो 10 इंटू 10⁻⁻2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, 2 इंटू। सही किया हम लोगों ने सब, तो है ना, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कैलकुलेशन। अब बाकी आप चेक कर लेना। दूरी उरी आपने सही बताया ना, दोनों के बीच के 6 सेंटीमीटर और 0.4 सेंटीमीटर है ना। ठीक, सर यही है। सर ठीक है, मैंने तो फाइनाइट वायर मान के किया था तो मेरा 2 इंटू 10⁻�6 आ रहा था, लेकिन ऑप्शन में 4 इंटू 10⁻�6 दे रखा है। हाँ, देखिए फाइनाइट वायर मानने के लिए ना आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंगल कितना दिया हुआ है ना, तभी आप लगा पाएंगे फाइनाइट वायर का। कुछ एंगल दिया है क्या उन्होंने, या वायर की लेंथ नहीं कुछ सर। दिया? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं सर, वो इवनिंग वाला शिफ्ट था ना जेई का, हम्म सर कल जो हुआ था उसका वो वाला पेपर सॉल्व किया था मैंने। ठीक है, तो आप सर एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना और बता देना एक बार। ठीक है, बाकी ऐसे ही होगा। आप 4 सेंटीमीटर दूर है और बाकी यही है। ठीक है, कैलकुलेशन बाकी आप चेक कर लेना। मेरे हिसाब से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं है। ठीक है, बाकी यही है। अगर कुछ फाइनाइट तब मानते हैं जब कुछ डायमेंशन दिया हो कि ये ऊपर एंगल, नीचे इतना एंगल है और लेंथ ऑफ द वायर या कुछ ऐसा दिया हो ताकि आप लगा पाओ। बाकी इनफाइनाइट वायर मान के आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए, सर थैंक यू। थैंक यू।